अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज ज्योति पांडे फ्रॉम एमकेसी प्रयागराज। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आरवी नर्सिंग के 20 मॉडल टेस्ट पेपर क्वेश्चंस। आई होप दिस क्वेश्चन आर वेरी यूजफुल फॉर यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। इन सभी क्वेश्चन को करते समय आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जो है वो खुद करने की कोशिश कीजिएगा और साथ ही इसके जो स्कोर है वो भी नोट करते रहिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि आपको जनरल साइंस में कितना आता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको पहला सवाल दे रखा है, काफी आसान है। Which are known as energy currency, यानी कि इनमें से किसे ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपसे ऑप्शन दे रखा है एडीपी, एटीपी, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। इन चारों में से किसको एनर्जी करेंसी यानी कि ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है एटीपी वो करेक्ट आंसर है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं ऊर्जा मुद्रा की, तो ऊर्जा मुद्रा क्या है हमारी? ऊर्जा मुद्रा क्या है हमारी? एटीपी है। नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीटेस्ट शुगर यानी कि इनमें सबसे मीठा शक्कर कौन सा है? ऑप्शन आपका है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज या लैक्टोज। यानी कि इन चारों में सबसे स्वीटेस्ट शुगर किसको कहा जाता है? तो स्वीटेस्ट शुगर किसको कहा जाता है भाई? फ्रक्टोज को। यानी कि फ्रक्टोज जो हमारा यहाँ पर आंसर है करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा है कि फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड, यानी कि इनमें से किस पौधे के फल जमीन के नीचे पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पोटैटो यानी कि आलू, कैरेट यानी कि गाजर, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली और अनियन यानी कि प्याज। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैरेट हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। कैरेट जो है इसके फ्रूट्स अंडरग्राउंड पाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने किसी ने भी कैरेट को देखा होगा, उसकी खेती को देखा होगा, तो आपको पता होगा कि कैरेट जो है उसके फ्रूट्स अंडरग्राउंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत ही आसान सवाल दोबारा से, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, यानी कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है? देखिए आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से ऑप्शन देकर पूछा जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन है कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4, 6.2, 9.0 या 10.0। तो ऑप्शन क्या है इसके अंदर? 7.4। ठीक है, यानी कि जो आपका ब्लड है दैट इज बेसिक, क्षारीय होता है और वो भी स्लाइटली बेसिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक नहीं है। तो 9 या 10 आप नहीं कहेंगे, 7.4 जो इसका होता है दैट इज एग्जैक्ट पीएच ऑफ ब्लड। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पर होगा वो करेक्ट होगा। नाउ बोमेन्स कैप्सूल इन, यानी कि बोमेन कैप्सूल किस में होता है? तो पैनक्रियास, किडनी, पिट्यूटरी बॉडी या एड्रेनल ग्लैंड, यानी कि अग्न्याशय में होता है, गुर्दे में होता है, पीयूष ग्रंथि में होता है या एड्रेनल ग्रंथि में होता है? वुमेन कैप्सूल ध्यान रखें, वुमेन कैप्सूल वाटर फिल्ट्रेशन का काम करता है, या मैं ये कहूँ कि भाई इसके अंदर क्या होते हैं? कोशिका गुच्छ होते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं जिसको। तो जब आपका किडनी के अंदर ब्लड आता है, या मैं कहूँ फिल्टर होने के लिए आता है, यूरिन बनने की प्रोसेस जो होती है, तो उसमें जो बोमेन कैप्सूल है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? किडनी यानी कि गुर्दे में। ठीक है, नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बीसीजी वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट, यानी कि जो बीसीजी का टीका लगवाया जाता है वो किस रोग की रोकथाम के लिए लगवाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस या एचआईवी, यानी कॉलेरा, तपेदिक, हेपेटाइटिस, एचआईवी को एचआईवी ही कह रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो बीसीजी का टीका लगता है, ठीक है, स्टार्टिंग में लग जाता है, बच्चों को भी लगता है। ये जो बीसीजी का टीका है किसके लिए लगता है? ट्यूबरक्लोसिस यानी कि तपेदिक के लिए लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पर होगा वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरिया, वॉमिटिंग एंड सेवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स शोज देयर साइन इन, यानी कि दस्त, उल्टी या पेट में तीव्र मरोड़ किसके लक्षण हैं? ऑप्शन आपका है फूड पॉइजनिंग यानी कि खाद्य विषाक्तता, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, हार्ट डिजीज यानी कि हृदय रोग एंड मसल क्रैम्प्स यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन। ध्यान रखें, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो वॉमिटिंग होती है या पेट में मरोड़ होती है या फिर उल्टियाँ आती है, वॉमिटिंग आती है, किस वजह से होती है? क्योंकि हमें फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम है, खाद्य विषाक्तता की परेशानी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो किसका क्या होगा? खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के या मानव के मेरुदंड में कशेरुकी की अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 33, 28, 24 या 30?
अगर हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें, अगेन वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखना है आपको जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 33, यानी कि जो टोटल वर्टिब्रे होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कुल कितनी होती है, 33 होती है, 33 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे पूछा कि रेटिना ऑफ वर्टिब्रेटा आइज कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जितने भी कशेरुकी के जीव होते हैं उनकी नेत्रों का जो रेटिना होता है उसके अंदर क्या क्या उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आपका रॉड्स एंड कोन्स, रॉड्स कोन्स एंड न्यूरॉन, रॉड्स कोन्स एंड न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया, न्यूरोलजिया भी कहते हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोलजिया। अब यहाँ पर आप ध्यान रखें, रॉड्स एंड कोन्स एंड न्यूरॉन तो है ही, ये 3 पॉइंट तो है ही, लेकिन न्यूरोलजिया भी होता है जो कि न्यूरॉन का ही प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये चारों ही चीजें जो हैं हमारे आंखों के रेटिना में उपस्थित होते हैं। रॉड्स एंड कॉन्स आपको पता है कि आई सेंसिटिव होते हैं, आई को डिटेक्ट लाइट सेंसिटिव होते हैं, लाइट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, फेड लाइट या ब्राइट लाइट या डल लाइट, इस तरीके से एक्सप्लेन करके आप जब रीड करेंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रेटिना के अंदर रॉड्स, कोन्स, न्यूरॉन एंड न्यूरोलजिया चारों चीजें प्रेजेंट होती है। ऑप्शन बस सी यहाँ पर जो हमारा होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया इज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि यूरिन में से किसका अपघटक पदार्थ है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज या फैट। तो आपको ध्यान रखना है कि यूरिया क्या है, यूरिया एक तरीके से प्रोटीन से ही बना हुआ है, नाइट्रोजन का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रोडक्ट है, और अमीनो एसिड भी आपका क्या है, नाइट्रोजन का ही प्रोडक्ट है। तो ध्यान रखें कि जब यूरिया इनमें से किसका अपघटक पदार्थ है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे पूछा है कि जिब्रेलिन प्रमोट, जिब्रेलिन किसको बढ़ाते हैं, मतलब क्या प्रमोट करते हैं। पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जिब्रेलिन जो है एक प्लांट हार्मोन है और एक स्पेसिफिक काम करता है प्लांट के अंदर। क्या काम करता है, ऑप्शन आपसे पूछा है सीड जर्मिनेशन यानी कि बीज अंकुरण का, सीड डॉर्मेसी यानी कि बीज सुसुप्तता का, लीफ फॉल यानी पत्ते के टूटने की प्रक्रिया का, या रूट इलोंगेशन जड़ों में बढ़ोतरी का। ध्यान रखें तो जिब्रेलिन जो है ये 2 काम करता है, पहले तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट और दूसरा सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो वृद्धि की बात की जाए या बीज अंकुरण की बात की जाए, क्योंकि बीज अंकुरण की वजह से ही तो वृद्धि होगी, प्लांट आपका आगे बढ़ेगा, तो दोनों ही काम में जो जिब्रेलिन है वो आपका सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीज अंकुरण या सीड जर्मिनेशन जो यहाँ पर होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब तो फिलैरिसिस डिजीज इज कॉज्ड बाय, यानी कि फिलैरिसिस नाम का जो रोग होता है ये किसकी वजह से उत्पन्न होता है। ऑप्शन है आपका वायरस यानी कि जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया ही है, अमीबा या हेलमिंथिस। देखिए जो फिलैरिसिस होता है ये लिम्फ डिसऑर्डर होता है, एक तरीके लिम्फ पर अटैक करता है। ठीक है, लिम्फ ग्लैंड जो आपकी होती है उस पर अटैक करता है, मॉस्किटो से फैल सकता है, और मॉस्किटो किसकी श्रेणी में आता है, निमेटोड या हेलमिंथिस की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, आपसे पूछा है विच इज नॉट जेनेटिक डिजीज, यानी कि इनमें से कौन से का आनुवंशिक रोग नहीं है। पहला आपका हीमोफीलिया, स्लीपिंग सिकनेस, डायबिटीज, लिकेमिया। पहले बात करते हैं हीमोफीलिया की। देखिए हीमोफीलिया क्या है, ये एक्चुअली में क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक ऐसी डिजीज होती है कि अगर हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है, कोई घाव लग जाता है, तो हमारा जो ब्लड है वो काफ़ी देर तक बहता रहता है, उसका थक्का नहीं बनता, उसकी क्लॉटिंग नहीं होती है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। क्वीन विक्टोरिया जो है उनकी जो पूरी फैमिली है उसके अंदर डिसऑर्डर पाया जाता है। वहीं पर स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो स्लीपिंग सिकनेस जो है ये ऐसा कोई नहीं है कि हाँ भाई आपके पेरेंट्स को नींद नहीं आती है तो आपको भी नहीं आएगी, या आप उनको बहुत आती है तो आपको भी बहुत आएगी, ऐसा नहीं होता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है ये। तो अगर मुझसे पूछे कि भाई जेनेटिक डिजीज कौन सी नहीं है तो मैं स्लीपिंग सिकनेस का नाम ले सकती हूँ। डायबिटीज आपको पता है, डायबिटीज क्या है भाई, शुगर लेवल का जो इंक्रीज हो जाना है ब्लड के अंदर, दैट कैन बी जेनेटिक, डायबिटीज कैन बी जेनेटिक। और अगर ल्यूकेमिया की बात करें तो ल्यूकेमिया भी आपका जो है ये भी जेनेटिक ही होता है। तो ध्यान रखें यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन इज यानी कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो ऑप्शन नंबर है आपका अमीनो एसिड, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैटी एसिड यानी कि फैटियम या वसाम्ल भी कहते हैं, या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर बी जहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे पूछा है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया रोग होता है किसकी वजह से। पहला है स्कैरिसिस, फोलिया यानी कि दूषित वायु द्वारा, प्लाज्मोडियम या मॉस्किटोज यानी कि मच्छरों द्वारा। तो मलेरिया जो है क्या है, मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है, लेकिन होता नहीं है मच्छरों द्वारा।
ये जो मलेरिया नाम की बीमारी है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लाज्मोडियम करेक्ट ऑप्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मच्छर समझते हैं, यानी कि मॉस्किटोज पर करेक्ट ऑप्शन अगर आते हैं, पर आप ध्यान रखें मच्छर क्या करता है, मच्छर इसी प्लाज्मोडियम को कैरी करता है बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ले जाने में। तो वो फैला रहा है मलेरिया को, लेकिन जो एक्चुअल डिजीज जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, प्लाज्मोडियम की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सरेज वॉज इन्वेंटेड बाय, यानी कि एक्सरेज की जो एक्सकिरणों की जो खोज है वो किसने की थी। तो पहला हॉपकिंस है, रोएंटगेन है, मार्कोनी है और मॉर्स है। तो ध्यान रखें यहाँ पर भी आपको याद रखना है, और आया भी हुआ है क्वेश्चन, अभी भी आपके जो इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम हुआ है वहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो रोएंटगेन जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, एक्सरेज की डिस्कवरी किसने की है, रोएंटगेन ने की है। तो ध्यान रखें ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि कणों के मध्य संघट्ट में संवेग का संरक्षण किसके आधार पर समझा जा सकता है। तो आपको कई सारे प्रिंसिपल दे रखे हैं, पहला है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के पहले नियम के आधार पर, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि उसके दूसरे नियम के आधार पर, तीसरा है बोथ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि दूसरे और तीसरे दोनों नियम के अनुसार पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार पर। देखिए जब कोलिजन होता है तो हम कहते हैं कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, और न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो मोमेंटम की ही बात करता है। वो कहता है कि जब किसी भी बॉडी का जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस पर वो उसके मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सेकंड लॉ तो है ही, साथ ही जब कोलिजन होता है तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करती है इक्वल एंड अपोजिट, यही न्यूटन का तीसरा नियम भी है। यानी कि जब कोलिजन की बात करते हैं तो न्यूटन का दूसरा और तीसरा दोनों ही नियम वहां पर काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी फॉर द ऑब्जेक्ट ऑन और नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ इज रिलेटेड टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी एज m is the mass of the earth and r is its radius, यानी कि पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट वस्तुओं के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो स्मॉल जी है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थान कैपिटल जी है। तो ये दोनों आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। तो आपको ये चार फॉर्मूले दिए हुए हैं, ध्यान रखें। अगर हम लोग बात करें स्मॉल जी और कैपिटल जी की, जो फोर्स होता है वो ये होता है, और अगर गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम की बात करें तो फोर्स ये भी होता है। यहाँ पर कैपिटल है मास ऑफ द अर्थ और ये कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसके पास रखा हुआ है। अगर इन दोनों को इक्वेट किया जाए तो एम जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम चला गया तो स्मॉल जी क्या बच गया, कैपिटल स्मॉल जी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे बोला है कि द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू, यानी कि जो बरसात की बूंदें होती हैं वो किसके कारण गोलाकार होती है। ध्यान रखें यहाँ पर ही बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के द्वारा, ग्रेविटी ऑफ द स्फेरिकल अर्थ यानी कि वृत्ताकार पृथ्वी का गुरुत्व, एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल, विस्कोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स। देखिए ये सारी कंडीशन तो सभी में होती है। सरफेस टेंशन जो है केवल ये वो कारण है जिसकी वजह से जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो आपको कैसे दिखाई देती है, स्फेरिकल दिखाई देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे यहाँ पर है वो करेक्ट ऑप्शन है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्ट्रासोनिक वेव हैज इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो आपकी परश्रव्य ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है। पहला है आपका लेस देन 20 हर्ट्ज, मोर देन 20 हर्ट्ज, मोर देन 20,000 हर्ट्ज एंड 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। देखिए अगर लेस देन 20 हर्ट्ज की बात करें तो ये आपकी इंफ्रासोनिक साउंड होती है, अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं इसको। मोर देन 20,000 हर्ट्ज में कहूँ या 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में कहूँ तो ये ऑडिबल साउंड होती है। लेकिन अगर हम अल्ट्रासोनिक वेव की बात करें, अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करें तो वो कितनी होगी आपकी, मोर देन 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हुए। आई होप आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। इसी तरीके के मॉडल टेस्ट पेपर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज आपके लिए अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बच्चों हम एक बार आपको ये कहना चाहेंगे कि आप सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठें, सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। यदि क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप आगे के वीडियो को वॉच करिएगा। और बच्चों देखिए बीट अगर क्वेश्चंस हमारे हो जा रहे हैं फिर भी हमें देखना चाहिए, हो सकता है कि क्वेश्चन करने का तरीका अलग हो। तो बच्चों कहीं ना कहीं सारे वीडियोस को आपको देखना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और फिर जितना भी क्वेश्चंस आप कर पाते हैं बच्चों आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर हमने इतने क्वेश्चंस किया। हम आपको एक प्रॉपर रिव्यू देंगे कि आपको कितना करना चाहिए, कितने में आपने कितना सही किया, क्या है। मैं आपको पर्सनली जो है बच्चों आपके कमेंट को देखूंगा और चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। तो चलो ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है, क्वेश्चन है बच्चों, द एवरेज एज ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ cricket team is 30 years. If the age of captain is included, then average is increased by 1. The age of captain is,
प्यारे बच्चों, आपको बता दें औसत का मतलब क्या होता है। अगर कभी भी किसी भी संख्या का या कुछ व्यक्तियों का अगर आपको औसत देता है तो कहीं ना कहीं वह यह दर्शा देता है कि ये सारे लोग जो हैं इसी रेंज में हैं। यानी अगर आपको दिया कि यहाँ पर 10 लोग हैं और उनका जो औसत आयु है बच्चों 30 वर्ष है, तो इसका मतलब वो जो 10 मेंबर हैं सबकी एज 30-30 साल है। वो जितने भी लोग हैं सबकी एज क्या है, 30-30 साल है। औसत का मतलब बच्चों यही होता है। कभी औसत में वृद्धि होगी तो कुल में वृद्धि होगी, औसत में कमी होगी तो कुल में वृद्धि होगी। तो जैसे 10 लोगों का समूह है, सबका औसत 30 है, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों जितने भी लोग हैं सबकी एज कितनी है, 30-30 साल है। आगे देखते हैं, इफ़ द एज ऑफ कैप्टन इज इंक्लूडेड देन एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर बच्चों इसमें कैप्टन को भी शामिल कर लिया जाए, जो टीम का कप्तान है उसको भी शामिल कर लिया जाए, तो औसत में 1 की वृद्धि होगी। जब बच्चों हमने कैप्टन को शामिल किया तो लोग कितने हो गए, 11 हो गए। अगर लोग 11 हो गए और औसत में 1 की वृद्धि हो रही है तो सब में 1-1 की वृद्धि होगी, क्योंकि अगर कभी भी औसत में वृद्धि होती है बच्चों तो जितने भी लोग हैं सबकी एज में 1-1 साल की वृद्धि हो जाएगी। सभी 30-30 साल के थे, अभी सब 31-31 साल के हो गए, सबकी एज 1-1 बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि कप्तान आ गया। कैप्टन के आने से औसत में 1 की वृद्धि हो गई, तो टोटल बच्चों लोग हो गए 11 और 1 की वृद्धि होगी तो 11 लोग हैं, तो कुल जो हमारी एज बढ़ी वो 11 साल बढ़ेगी। यानी कप्तान जो था बच्चों वो 30 + 11 यानी वो 11 केजी एक्स्ट्रा लेके आता है, जिसकी वजह से सबका औसत, सबका जो वजन है बच्चों 1-1 किलो बढ़ जाता है, और जिससे औसत में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। या एज है तो 1 साल की वृद्धि हो जाती है। बच्चों वेट की बात करेगा तो केजी बोलेंगे, ईयर है तो ईयर बोलेंगे, है ना। तो अब देखो ना बच्चों, 10 लोगों की जो औसत थी वो कितनी थी, 30 थी। अब यहाँ पर कप्तान के आने से औसत में 1 की वृद्धि हुई तो लोग 11 हो गए और 1-1 बढ़ेगा, तो बच्चों टोटल एज 11 बढ़ जाएगा। यानी कप्तान जो है 41 ईयर का है, यानी 41 साल का, यानी ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसी सवाल को हम कुछ अलग तरीके से करते तो हम बच्चों ऐसा करते, हम कहते कि 10 लोगों का अगर हम कुल आयु निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे आयु का, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। वहीं पर कप्तान के आने से लोग 11 हो गए, औसत में 1 की वृद्धि हो गई, तो औसत बच्चों 31 हो गया, यानी 31 हो गया। अब जो निकलेगा बच्चों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 1 4 341 आ जाएगा। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो योग आएगा 341। तो जो एज बढ़ रहा है वो किसका बढ़ रहा है, कप्तान का बढ़ रहा है। जो कैप्टन एक्स्ट्रा आता है बच्चों उसी की वजह से यहाँ पर 41 वर्ष बढ़ गया, यानी ये हमारा क्या हो गया, कप्तान की आयु हो गया 41 वर्ष। ओके बच्चों, चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो बच्चों यहाँ दूसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है बच्चों। तो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, चलो एक ही लैंग्वेज में देख लेता हूँ बच्चों, मैं इसे अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन छोटा करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है, इफ़ अ मैन हैज़ गिवन 1/7 पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी he is his daughter and the balance part has been distributed among his sons equally. If the share of each son is 2 times then the share of his daughter, find the number of sons. बच्चों यहाँ पर है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति है जो अपनी संपत्ति का 1/7 हिस्सा अपनी पुत्री को दे देता है। एक व्यक्ति है जो अपनी संपत्ति का, कुल संपत्ति का 1/7 हिस्सा अपनी पुत्री को दे देता है। बाकी बची हुई जो प्रॉपर्टी है उसका, बाकी जो बचा हुआ उसका बैलेंस है बच्चों, उसे क्या करता है, अपने पुत्रों में बराबर बांटता है, अपने पुत्रों में बराबर बांटता है। लेकिन कंडीशन ये है कि प्रत्येक पुत्र का जो शेयर है बच्चों पुत्री के शेयर का दोगुना है। तो हमसे कह रहा है पुत्रों की संख्या क्या होगी। बच्चों इतने बड़े क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं तो लोग देख के डर जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को आप विदिन सेकंड में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप 5 सेकंड में दे सकते हैं। कैसे होगा देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें एक नंबर दिया है 1/7। क्या दिया है, 1/7। जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वो अपनी प्रॉपर्टी का 1/7 हिस्सा अपनी पुत्री को देता है। तो हमेशा ध्यान देना बच्चों, फ्रैक्शन मेथड आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। नीचे के वैल्यू को हम लोग टोटल वैल्यू कहते हैं, ऊपर के वैल्यू को बच्चों हम लोग रिजल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं। तो बच्चों रिजल्ट किसका आएगा, पुत्री का आएगा, क्योंकि उसने अपनी कुल संपत्ति का 1/7 हिस्सा पुत्री को दिया। तो अगर कुल हिस्सा 7 है, अगर कुल हिस्सा 7 है बच्चों और एक हिस्सा उसने किसको दे दिया,
अपनी पुत्री को दे दिया तो उसके पास शेष संपत्ति कितनी बची? उसके पास जो शेष बचा बच्चों वो 6 बचा। कितना बचा? शेष 6 बचा। हमेशा ध्यान देना बच्चों, कभी भी किसी भी चैप्टर का कोई क्वेश्चन मिले और वहाँ फ्रैक्शन की बात कर दे तो नीचे के वैल्यू को हमेशा टोटल वैल्यू मान के चलना है। अब क्या हुआ बच्चों? शेष संपत्ति को अपने पुत्रों में बराबर बराबर बांटेगा। तो अगर और कंडीशन ये भी रख दिया है कि प्रत्येक पुत्र का जो हिस्सा होगा वो पुत्री के हिस्से का 2 गुना होगा। अगर पुत्री को 1 मिला है तो प्रत्येक पुत्र को बच्चों 2-2 हिस्सा मिलेगा, यानी 2 मिलेगा। और 6 रुपए को अगर हमें पुत्रों में बांटना है और 2-2 रुपए देना है तो इसका मतलब बच्चों हम इस पैसे को 3 लोगों में बांट पाएंगे। तो उस व्यक्ति के जो पुत्र थे वो बच्चों 3 थे, यानी पुत्रों की संख्या जो थी बच्चों वो 3 थी। तो बड़े आसान तरीके से, मतलब फ्रैक्शन मेथड में इतना पावर है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन सॉल्यूशन आप देख रहे हैं ना बच्चों कि कितने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। इसका बी ऑप्शन जो है बच्चों हमारा सही आंसर है। चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसा ही कुछ और भी बेहतर क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं तो टेंशन नहीं लेना है, हम क्वेश्चनों को आपको समझा रहा हूँ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूँ। बच्चों क्वेश्चन है, पर्सन borrowed 5,500 from a money lender at 24% per annum. He lent this amount to his friend at the rate of 36% per annum. After 2 years, he collected the amount from his friend and paid back the amount to the money lender. The amount he thus earned is. बच्चों अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट का है। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे बहुत कॉमन सेंस पे करेंगे। बहुत सारे लोग हैं इसी क्वेश्चन का अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, मतलब अपनी लाइफ में इस क्वेश्चन के थ्रू उनको ये समझ में आ गया और इसको अपना बिजनेस बना लेते हैं और वो बिजनेस करते हैं। बच्चों मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा है, मेरे पास एक मेरा दोस्त आता है। इस सवाल का मतलब समझा रहा हूँ और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। बच्चों हमारे पास मेरा एक मित्र आता है, बोलता है भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने कहा मित्र के लिए तो जान भी हाजिर है, पैसा क्या चीज़ है। लेकिन दोस्ती अपनी जगह, लेकिन हम जो है आपसे इंटरेस्ट लेंगे। बच्चों उसने कहा कि हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। हमने कहा पैसे तो आपको मिल जाएंगे लेकिन हम आपसे ब्याज की दर लेंगे। उसने कहा ठीक है, हमारी ज़रूरत है, आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको ब्याज देंगे। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करो तुम शाम को आना और पैसे ले जाना, बिकॉज मेरे पास तो पैसे थे नहीं। फिर मैं चला गया अपने एक दूसरे दोस्त के पास, मैंने उससे कहा कि यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे दे दो, हम तुम्हें 2 साल बाद लौटा देंगे। उसने कहा ठीक है भाई पैसे दे देंगे, बस हम आपसे ब्याज लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ब्याज ले लेना। तो प्यारे बच्चों मेरे पास तो पैसा था नहीं, मैंने अपने दोस्त से लिया 5500 रुपये 24% पे, 24% में मैंने 5500 रुपये अपने मित्र से लिया। उसी पैसे को उठा के मैंने उस व्यक्ति को दे दिया, उस दोस्त को दे दिया जो मुझसे मॉर्निंग में मांगने आया था। मैंने उसको दे दिया वही पैसा उठा के 36% पे। हमने क्या किया? आखिर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो हमसे पैसा लेने आया, मैं अपने दोस्त से लिया 5500 और वही पैसा उठा के उसको दे दिया। तो प्यारे बच्चों हमने 24% पे लिया, 36% पे दिया, तो हम 20 का काम कर रहे हैं और बैठे बैठे हम कितना परसेंट कमा रहे हैं? बैठे बैठे बिना कुछ किए बच्चों हम 12% कमा रहे हैं। एक साल में हम 12% कमाएंगे। बच्चों यहाँ पर बात हो रही है आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों की। अगर एक साल में हम 12% कमाएंगे तो 2 साल में हम 24% कमाएंगे। आखिर 2400 किस पैसे का कमाएंगे? प्यारे बच्चों जो पैसा हम उससे उधार लिए और उसको दिए, उसी पैसे का हम कमाएंगे 24%। तो हम 5500 का 24% निकालेंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, गुणा कर लेंगे। देखो ना बच्चों 4 पंचे 20 हो गया और 5 चौका 20 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया, 3 आ गया, तो इसे 2 लिखेंगे, 5 दूना 10 और 10 3 13, 1320 हमारा बच्चों आंसर आ गया। आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, हमने ट्रिक से मल्टीप्लाई किया, आप जैसे भी करते हैं उस तरीके से कर लीजिएगा। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों डी ऑप्शन हमारा आंसर है। तो आप देखिए ना बच्चों कि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आप कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, लोग कहते हैं यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्वेश्चन एक्चुअली में 30 सेकंड का ही था, आप नहीं कर पाया, हम नहीं कर पाया बच्चों, वो अलग की बात है, लेकिन क्वेश्चन तो हमारा 30 सेकंड का ही था। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसका भी सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, लेकिन बस बात है कि आपको आना चाहिए। हमें बच्चों जब तक ये चीज़ नहीं आएगा सॉल्व करना, तब तक इस क्वेश्चन को हम नहीं बना पाएंगे।
जब तक ए हमें नहीं पता होगा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा तब तक क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब देखो इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, हम सभी को पता है बच्चों, यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, ए जो 4 यहाँ पर लिखा है अगर हम इसे रूट में ले जाएंगे तो ए 16 बन जाएगा, है ना, 16 हो जाएगा। अब देखो ना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा आगे एक स्टेप और बढ़े तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 4 × 12, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 48 हो गया और यहाँ भी 48 हो गया, और ए जो वैल्यू है हमारा 4, ए हमारा बाहर आ जाएगा, 2√12 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसी का फैक्टर कर लेना है 3 × 4, ठीक है। अब आप ध्यान देना, इन दोनों को ऐड करने पे 7 हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 हो रहा है। बच्चों अगर इसे एक लाइन में और अच्छे से सॉल्व कर दूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर √4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर एंड बच्चों +2 √3 × √4। देखो यही चीज़ तो है यहाँ पर, 7 को आप लिख सकते हो 4 + 3 इट मीन 7 हो जाएगा, और +2 √3 × √4 12 को लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो वैल्यू अंदर आ रही √4 + √3 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से कटेगा तो हमारा जो वैल्यू बचेगा √4 + √3 बचेगा, यहाँ पर इस 2 का करनी है और ये √3 हो गया। तो यानी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है 2 + √3, तो इसके स्थान पे बच्चों हम लिख सकते हैं 2 + √3। जब अगले स्टेप को हम सॉल्व करेंगे तो यही सवाल हमारा ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर रहेगा √3। बच्चों देखो ये तो मैंने आपको इसका सॉल्यूशन दिया, जब ये चीज़ें हमें पता रहेंगी ना तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, हमें अब देखो समय नहीं लगेगा, इसे समझने के लिए हमें इतना करना पड़ा। अब हम जब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो देखिए यहाँ पर क्या होता है 3, इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पर बच्चों 16 हो जाएगा एंड +8√3 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बच्चों -√3 है एंड प्लस यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, क्लियर है, ये 19 हो गया। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखा है बच्चों, अगर इसे आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं, अंदर अगर ले जाएंगे समझने के लिए समझिएगा 64 × 3, ये 64 रहा होगा तभी तो बाहर आके 8 बना। अब इस चीज़ को बच्चों समझिएगा, यहाँ पर 19 प्लस हम इसे लिख सकते हैं 16 × 4 × 3। अब ये चीज़ बाहर आएगा तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा 19 + 2 × 16 × 3, क्लियर है। अब ये चीज़ जो हो गया बच्चों 16 और 3 मिला के 19 भी हो जाएगा, वही कंडीशन फिर से यहाँ बन जाएगा। तो यानी ये सवाल हमारा फिनिश हो गया, √3 हो गया, और इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं जो हमने ये वैल्यू लिखा इसके स्थान पे कंप्लीटली हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर √16 + √3 का ए होल स्क्वायर था, ए इसकी करनी है तो यानी 4 + √3, यहाँ पर हो जाएगा 4 + √3 और ए वैल्यू प्लस माइनस कट जाएगा, √4 आएगा जिसका आंसर 2 हो जाएगा। तो बच्चों एक्चुअली में क्या है, जब तक हमें ये स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं करना आएगा तब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ जब आप आगे बढ़ोगे फिर से दोबारा बन जाएगा, उसको आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, सिस्टम पता रहेगा, चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे और जल्दी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो बच्चों आज का एक लास्ट क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या हो गया था बच्चों, 2 हो गया था, ठीक है, वी ऑप्शन था। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी को पता है ये सेम पावर कॉन्सेप्ट, अगर आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा सेम पावर कॉन्सेप्ट, जिसका फॉर्मूला होता है जब इनकी घातें सेम हो, इनकी जो घातें हैं वही घातें इनकी हैं, तो बच्चों इसका फार्मूला होता है शॉर्टकट में a² + 4 होता है, a² + 4। a का वैल्यू बच्चों आपको गिवन है 4, यानी 4 का स्क्वायर + 4 यानी क्या हो गया बच्चों यहाँ पर √20, 16 + 4 इट मीन्स बच्चों √20 हो गया। √20 का मतलब होता है 4 × 5, 4 × का 5 का मतलब होता है बच्चों 2√5। तो यानी हमारा आंसर क्या हो गया 2√5 यानी बी ऑप्शन। आई होप कि बच्चों सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये 5 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस थे और आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझा होगा। तो थैंक यू बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू MKC ऑनलाइन क्लासेज। ऑन MKC ने आपके लिए यानी आर्मी नर्सिंग के लिए कुछ आपको एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर लाया है और इसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को भी आंक सकते हैं और साथ ही साथ आप इसमें जानकारी के विषय में भी कुछ जानकारी आप ये अनुमान कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं
उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ला रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज द ऋग्वैदिक नेम ऑफ झेलम रिवर। बितस्ता, अस्किनी, ये परुष्णी और ये आपको दृश्यद्वती। झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? बितस्ता, अस्किनी, परुष्णी और दृश्यद्वती। तो झेलम मीन्स बितस्ता। आपका करेक्ट आंसर इज बितस्ता। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ब्लेजली। हड़प की नीति किसके दिमाग की उपज थी? लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी और इसी ने इसको लगाया था। वाज कॉल्ड द डायमंड ऑफ इंडिया। ये भारत का हीरा कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी। भारत का हीरा कहे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो करेक्ट आंसर इज सी। फोर्थ, अंडर विच आर्टिकल देयर इज प्रोविजन रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 360। यानी सिंपल सी बात है, आर्टिकल 360 में अपने यहाँ वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी की चर्चा की गई है। द करेक्ट आंसर इज 4। वेयर आर द मैक्सिमम एक्टिव वोल्केनोज ऑफ द अर्थ सिचुएटेड? अराउंड अटलांटिक ओशन, अराउंड ये पैसिफिक ओशन, अराउंड इंडियन ओशन, अराउंड आर्कटिक ओशन। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास और आर्कटिक महासागर के आसपास। करेक्ट आंसर इज पैसिफिक ओशन, यानी ये इसी के आसपास मैक्सिमम आपको वोल्केनो यानी एक तरह से आते हैं। शिव समुद्रम इज एन आइलैंड मेड बाय विच रिवर? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। कावेरी करेक्ट आंसर, यानी कावेरी के किनारे यानी कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, लेक वेम्बनाड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? वेम्बनाड जिस किस राज्य में स्थित है? इट इज ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल एंड कर्नाटक। केरल इज करेक्ट आंसर। केरल में वेम्बनाड झील है। येट वेयर वाज द फर्स्ट केमिकल पोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स? रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? किया जा चुका है। यह आपका है दहेज, यानी गोपालपुर नहीं है, काकीनाडा नहीं है, सिक्का नहीं है, ये दहेज गुजरात में आपको ये पोर्ट आपको बनाया जा रहा है। 9 क्वेश्चन देखें। वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल सिचुएटेड? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? वियना, लियोन्स, ब्रुसेल्स? कोई नहीं। लियोन्स इज करेक्ट आंसर, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 10, व्हेन वाज द डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? अप्रैल 1957। यानी भारत में दशमलव प्रणाली कब से लागू की गई? अप्रैल 1957, अप्रैल 1951, अप्रैल 1955, अप्रैल 1956। ये इज करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज ज्योति पांडे फ्रॉम एमकेसी प्रयागराज। यहाँ पर हम लेकर आए हैं आर्मी नर्सिंग के कुछ केमिस्ट्री के 13 क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारे साथ है, there are 6 electron, 6 proton and 6 neutron in an atom of an element. What is the atomic number of the element? यानी यदि किसी तत्व के परमाणु में क्रमशः 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 6 न्यूट्रॉन हो तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास है 6, 12, 18 या 14। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है परमाणु क्रमांक के बारे में, यानी कि एटॉमिक नंबर के बारे में। अगर हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर वही होगा जो उस एटम के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होगी। अब आप देखिए जरा, क्वेश्चन में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बोल रखा है कि प्रोटॉन कितने हैं, इसमें 6 प्रोटॉन है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई कि परमाणु क्रमांक इसका क्या होना चाहिए? 6 ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा 6, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
नाउ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी कि फलों का पकना, कर्डिंग ऑफ मिल्क यानी कि दूध से दही बनना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर यानी कि जल का वाष्पोत्सर्जन, और बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कोयले का जलना। देखिए अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें, केमिकल चेंज की बात करें, तो केमिकल चेंज का मतलब वो है जो रिवर्स ना किया जा सके, ठीक है, जिसको बदला ना जा सके। पुराने स्टेट से, मतलब इनिशियल स्टेट से आपने एक नई स्टेट बनाई है, उसको दोबारा से इनिशियल स्टेट में आप कन्वर्ट अगर नहीं कर सकते हैं तो वो हमारा केमिकल चेंज कहलाएगा। मैं यहाँ पर देखती हूँ, पहला ऑप्शन हमारे पास राइपनिंग ऑफ फ्रूट का था, यानी कि फलों का पकना। अब फलों का पकना है, फल एक बार पक गए हैं तो दोबारा कच्चे नहीं होंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये केमिकल चेंज तो ये तो आपका केमिकल चेंज ही होगा, फिजिकल हो नहीं सकता। सेकेंड आपका है कर्डिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध से दही बन गई। अब दूध से आप दही बना चुके हैं, दही से वापस दूध तो नहीं बनाया जा सकता, मतलब ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर यानी कि पानी का वाष्पोत्सर्जन। देखिए इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि जो वाटर है यानी कि लिक्विड है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर मॉलिक्यूल, वो वाष्प में बदल गया। अब एक बात बताएं, जब लिक्विड को हम वाष्प बना सकते हैं तो वाष्प को दोबारा भी तो लिक्विड बना सकते हैं, संघनित करके, कंडेंस करके, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर स्टेट जो है वो रिवर्स की जा सकती है, इसका मतलब ये आपका केमिकल चेंज नहीं होगा। वहीं पर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, बर्निंग ऑफ कोल, तो कोल को आप जलाएंगे, कोल क्या है, कार्बन का ही कंपोनेंट है ना, तो कार्बन को आप जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, तो कोल को जलाकर दोबारा से कोल आप नहीं बना सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है, केवल ये एक ऐसा परिवर्तन है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक है, फिजिकल चेंज है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा है कि ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, यानी कि कांसा एक मिश्र धातु है किसकी। ऑप्शन है हमारे पास कॉपर एंड जिंक, आयरन एंड कॉपर, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। देखिए हम पहले ऑप्शन की बात करें, कॉपर एंड जिंक यानी कि तांबा एवं जस्ते की, तो तांबा और जस्ता जो है वो पीतल बनाता है मिलकर, ठीक है, कांसा नहीं बनाता है, पीतल बनाता है, ब्रास बनाता है। वहीं पर आयरन एंड कॉपर की बात की जाए तो आयरन एंड कॉपर जो है ऐसा कोई अलग से मटेरियल नहीं बनाता, लेकिन हाँ स्टील जब बनाया जाता है तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन जो हमारा है ये हमारा वो मेटल है जिसको अगर हम मिला देंगे तो ब्रॉन्ज यानी कि कांसा बन जाएगा। कॉपर एंड एल्यूमिनियम की बात करें तो ये रोल्ड गोल्ड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि तांबा एवं टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा है कि एन अलॉय इज, यानी कि एक मिश्र धातु क्या होती है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं कंपाउंड यानी कि एक यौगिक, अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक विषमांगी मिश्रण, एन एलिमेंट यानी कि एक तत्व, यह होमोजीनियस मिक्सचर एक समांगी मिश्रण। तो ध्यान रखें यहाँ पर आपसे अलॉय के बारे में पूछा हुआ है कि अलॉय क्या है। देखिए अलॉय की अगर हम बात करें तो जब दो धातुओं को या एक धातु में दूसरी अधातु मिलाई जाती है तभी अलॉय बनता है। लेकिन मिलाने का तरीका क्या है, एक्चुअली इन दोनों को मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। मोल्टन स्टेट का मतलब इनको हम पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद दोनों को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये जब मिक्स किए जाते हैं आफ्टर मेल्टिंग इट, तो मेल्टिंग करने के बाद तो ये सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गए ना, सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गए, कंपाउंड तो रहा नहीं, तो ये क्या है, एक प्रकार का मिक्सचर है। अब क्योंकि हम डेफिनेट कंपोनेंट में मिला रहे हैं, एक कंपोजिशन जो इसका है, जो संगठन है वो ऐसा क्या है, फिक्स है, निश्चित है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो मिक्सचर ही बना है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि समांगी मिश्रण है, जहाँ पर एक यूनिफॉर्मली हमने क्या किया है, दो धातुओं को या एक धातु और दूसरी धातु को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, यानी कि समांगी मिश्रण कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ, यानी कि बॉक्साइड एक अयस्क है किसका। ऑप्शन है हमारे पास आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक या कॉपर। आप जानते हैं अगर मैं बॉक्साइड के फॉर्मूले की बात करूं तो बॉक्साइड का फॉर्मूला ही क्या होता है, दैट इज Al2O3.H2O। भाई यहाँ पर 2H2 3H2 कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल तो फॉर्मूला यही है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये किसका और दिखाई दे रहा है आपको, फॉर्मूले में ही किसका और नजर आ रहा है, एल्यूमिनियम का। तो ध्यान रखें बॉक्साइड किसका और होता है, किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है, ऑल रिड्यूसिंग एजेंट्स आर, यानी कि सभी अपचय एजेंट कर्मक होते हैं किसके, लुईस एसिड के, लुईस बेसिस के, जियोलाइट्स के या एंटीऑक्सीडेंट के, प्रतिउपचायक के। देखिए अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें और लुईस बेस की बात करें तो लुईस बेस और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों में एक चीज कॉमन होती है। कॉमन क्या है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने जो है वो डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। एक छोटा सा अंतर होता है जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि भाई जब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो डोनेट वहां पर किया जा रहा है, लेकिन
वो एक्चुअल में डोनेशन नहीं है, वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन तो दिया ही जा रहा है और इलेक्ट्रॉन देगा वही जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लुईस के अकॉर्डिंग बेस कौन है? ये बेस वो हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होती है। तो ध्यान रखें, जितने भी आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जितने भी आपके अपचायक हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे आपके लुईस बेस होंगे, यानी कि लुईस क्षार। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू, यानी कि मिथेनॉल और इथेनॉल जो है वो किस कारण से जल में मिश्रित हो जाते हैं। ऑप्शन आपका है कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से, सहसंयोजी बंध की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैरेक्टर की वजह से, हाइड्रोजन बंध गुण की वजह से, आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से यानी आयनिक बंध गुण की वजह से, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैरेक्टर सहसंयोजी बंध गुण की वजह से। अगर मिथेनॉल और इथेनॉल की हम बात करें तो मिथेनॉल और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये इथेनॉल है, और मिथेनॉल की बात करें तो ये मिथेनॉल है, ठीक है। और आप इनको क्या कर रहे हैं? इन दोनों को पानी के अंदर घोल रहे हैं। आप देखें पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हैं, तो जब ये आपस में घुलेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है सब्सटेंस आपका मिसिबल हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। आपसे कभी भी सवाल पूछा जाए घुलनशीलता के ऊपर या मिसिबिलिटी इन वाटर के ऊपर, तो सीधा सा जवाब हमेशा रहेगा बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड देयर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? हाइड्रोजन बॉन्ड कैरेक्टर, यानी कि हाइड्रोजन बंध गुण की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा है कि बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा इज अ बेसिक सॉल्ट, एक क्षारीय लवण है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यानी जटिल लवण है, एसिडिक सॉल्ट यानी अम्लीय लवण है, या चौथा डबल सॉल्ट द्विक लवण है, दोहरा लवण भी कहते हैं। अगर बेकिंग सोडा के फॉर्मूले की बात की जाए तो बेकिंग सोडा इज NaHCO3। भाई हमेशा ध्यान रखो NaHCO3 है। अगर किसी भी सब्सटेंस में बीच में हाइड्रोजन आ रहा है ना, किसी भी सब्सटेंस में बीच में हाइड्रोजन आ रहा है तो इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्ट यानी कि अम्लीय लवण ही कहलाता है। फिर चाहे मैं NaHSO3 की बात करूं, NaHSO4 की बात करूं, किसी की बात करूं, या बीच में हाइड्रोजन है मेटल और अनायन के बीच में, तो इसका मतलब वो क्या है? आपका एसिडिक सॉल्ट ही है, अम्लीय सॉल्ट है। तो बेकिंग सोडा क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण कहलाएगा, यानी कि एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा है कि मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड ड्यू टू जनरेशन ऑफ, यानी कि दूध दही में परिवर्तित हो जाता है किसके कारण? ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड यानी कि ऑक्सैलिकम, टार्ट्रिक एसिड यानी कि टार्ट्रिकम, सिट्रिक एसिड यानी कि सिट्रिकम, या लैक्टिक एसिड लैक्टिकम। देखिए सवाल बड़ा आसान है। आपने लैक्टोबैसिलस नाम के कीटाणु का नाम भी सुना होगा जो कि दही के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर जो एसिड जनरेट हो रहा है ड्यू टू बाय इन कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए, वो आपका एसिड कौन सा है? वो एसिड है हमारा लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो ये आंसर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा है कि द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जो जठर रस में उपस्थित अम्ल है, जठर रस कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्टमक में, हमारे अमाशय के अंदर। तो अमाशय के अंदर गैस्ट्रिक जूस बनते हैं और ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर केवल एक ही एसिड आपका उत्पन्न होता है और वो एसिड का नाम क्या है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम सेम है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये वो एसिड है जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे यहाँ पर होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, यानी कोयले का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट। कोयले के 4 ही प्रकार होते हैं और ध्यान रखें कि इन चारों प्रकार में से शुद्ध या अशुद्ध इस बात पर डिपेंड करता है कि कार्बन का कंटेंट किस में कितना ज्यादा है। आप ध्यान रखिए कि एंथ्रासाइट जो आपका होता है, एंथ्रासाइट के अंदर कार्बन का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसको कोयले का शुद्धतम रूप मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंथ्रासाइट जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा है कि द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस यानी कि जल गैस का सूत्र क्या है? ये बड़ा सिंपल है। मैंने आपको जितने भी, अगर आपने पहले की वीडियोस भी देखे होंगे तो वहां भी आपको ये सवाल मिलता है और मैंने आपको बार बार बताया है कि 2 आपकी गैसेस होती हैं जो सिमिलर है और काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला आपका वाटर गैस है और दूसरा प्रोड्यूसर गैस है। तो जब वाटर गैस की बात करते हैं तो वाटर गैस का फॉर्मूला होता है आपका CO+H2। वहीं पर प्रोड्यूसर गैस की अगर बात की जाए तो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होता है CO+N2, जो कि ये वाली गैस है। ये तो CO+N2 क्या है? प्रोड्यूसर गैस है। तो ध्यान रखें कि जो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉल्ड फ्यूचर फ्यूल, यानी कि निम्न में से कौन सा तत्व भविष्य का ईंधन कहलाता है। देखिए बड़ा ही आसान और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपसे पूछा है पेट्रोलियम है, कोल है, सोलर एनर्जी है या हाइड्रोजन है। तो आज हम लोग पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का भी ज़्यादा स्तर पर इस्तेमाल किया ही जा रहा है, लेकिन भविष्य का ईंधन इनमें से किसको कहा जाएगा, तो भविष्य का ईंधन कहा जाएगा हाइड्रोजन को। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू इसकी बहुत हाई होती है। हाइड्रोजन को हम लोग क्या मानते हैं, फ्यूचर फ्यूल मानते हैं। तो ये आपके 13 क्वेश्चंस थे, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसी तरह के मॉडल टेस्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।